हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बी काम की पुस्तक रानी नागफनी की कहानी, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उसमें आना जोगी प्रपंच गिरिका के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आना जोगी प्रपंच गिरिका के बारे में जान लेते हैं। जोगी प्रपंच गिरी बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे। वे पहले राखड़ सिंह के राज्य में चोरी करते और डाका डालते थे। तब उनका नाम जालिम सिंह था। एक बार पकड़े गए। जिस अफसर का उन्होंने मासिक अलाउंस बांध रखा था, उसे 3 महीने से अपना पैसा नहीं मिला था, इसलिए उसने उन्हें पकड़ लिया। जालिम सिंह पर डाका डालने और हत्या करने का मुकदमा चला और अंजाम कैद की सजा हो गई। 1 साल बाद ही जालिम सिंह जेल से भाग गया और गिरोह बनाकर फिर डाका डालने लगा। एक दिन उसकी भेंट एक संत से हो गई। संत के कारण सारे डाकू परेशान थे। वे पुलिस से इतना नहीं डरते थे जितना संत से। जो डाकू मिल जाता, संत उसका हृदय परिवर्तन कर देते। डाकू अपना अपना हृदय बचाए भागे फिरते। संत आते दिखते तो डाकू चिल्लाकर एक दूसरे को सावधान कर देते, अरे भागो, संत आ रहे हैं, पकड़ लिया तो हृदय बदल देंगे। एक दिन जालिम सिंह बड़ा हट करके संत के पास गया। उसके साथियों ने रोका तो उसने बड़ी अकड़ से कहा, वे कोई और होंगे जिनका हृदय बदल जाता है, मेरा तो हृदय ही नहीं है, बदलेगा क्या। जालिम सिंह संत के पास गया। वहां जाते ही उसका सारा अभिमान मिट्टी में मिल गया। एक दिन में ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने वैराग ले लिया और शेष जीवन मानव सेवा में लगाने का संकल्प किया। जालिम सिंह ने अब जटा बढ़ा ली, गेरुए वस्त्र पहन लिए और सुमरिनी हाथ में ले ली। उसका नाम जोगी प्रपंच गिरी हो गया। मानव सेवा के लिए जोगी प्रपंच गिरी ने एक आश्रम खोला, जिसमें भगा कर लाई गई लड़कियां रखी जाती और उनका व्यापार होता। यह उच्च कोटि की मानव सेवा थी। जोगी प्रपंच गिरी कहते, समाज में कितनी ही स्त्रियां बिन ब्याही रह जाती हैं, उनमें साहस नहीं होता कि घर त्याग कर अपने पति की खोज सके। मैं उन अभागिनों को अपने आश्रम में ले आता हूँ और योग्य पुरुषों से उनका विवाह कर देता हूँ। वे मेरी धर्म पुत्रियाँ हैं। मैं विधि पूर्वक उनका कन्यादान करता हूँ। जो थोड़ा सा पैसा लेता हूँ वह तो आश्रम के खर्चे के लिए जरूरी है। यह आश्रम बड़े मजे से चल रहा था। राज्य में जोगी प्रपंच गिरी की बड़ी इज्जत थी। बड़े बड़े सामंत और अधिकारी उनके यहाँ आते थे। राखड़ सिंह के राज्य में उनकी गिरफ्तारी का वारंट अभी भी जारी था। दूसरे दिन मुफतलाल प्रपंच गिरी को अस्तभान के महल में ले आया। कुमार ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और अपनी समस्या उन्हें बताई। उनके चरणों पर गिरकर बोला, मेरे प्राण नागफनी के बिना इस देह में नहीं रह सकते। प्रपंच गिरी ने लापरवाही से कहा, कोई चिंता नहीं है, आत्मा तो अमर है राजकुमार। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में वह आपको मिलेगी। यह तो जन्म जन्म का नाता है। एक बार किसी से हो जाए तो 100 जन्मों से भी उससे पिंड नहीं छूटता। कुमार ने व्याकुल होकर कहा, नहीं, मुझे इसी जन्म में चाहिए। मुझे दर्शन नहीं, नागफनी चाहिए। जितना पैसा लगे मैं खर्च करने को तैयार हूँ। प्रपंच गिरी ने कहा, आप वीर वंश के भूषण हैं, आपको इतनी कायरता शोभा नहीं देती। भगा क्यों नहीं लाते उस हरामजादी को। इतना सुनना था कि अस्तभान ने तलवार निकाल ली और प्रपंच गिरी पर झपटा। मुफतलाल एकदम बीच में आ गया। अस्तभान ने तलवार नीची कर ली। मुफतलाल ने कहा, आप एकाएक कितने उत्तेजित हो गए। अस्तभान क्रोध से फुफकार रहा था। कहा, मैं इस जोगी का सिर काट लूंगा। इसने नागफनी को हरामजादी कहा। मुफतलाल जोर से हंस पड़ा। बोला, कुमार, आप भी बहुत भोले हैं। आप यह तो सोचिए कि जोगी प्रपंचगिरी पहुंचे हुए महात्मा है, परमहंस है। महात्मा ऐसा बोला ही करते हैं। जो जितना अंड-बंड बकता है वह उतना ही बड़ा महात्मा होता है। बाकी उनकी गाली तो आशीर्वाद होती है। अगर उन्होंने राजकुमारी नागफनी को हरामजादी कह दिया तो निश्चित मानिए कि उनका सौभाग्य अटल रहेगा। अस्तभान को अपने पर लज्जा आने लगी। उसने तलवार म्यान में डाली और प्रपंच गिरी से क्षमा मांगने लगा। क्षमा करिए संतवर, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मेरी आंखें खुल गई। प्रपंच गिरी के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं कुमार, अज्ञान में ऐसी भूलें हो जाती है। मैं आपका काम करूंगा। राजकुमारी नागफनी को भगाकर आश्रम ले आऊंगा। काम जरा कठिन है, इसलिए अपने चेलों को न भेजकर मैं स्वयं जाऊंगा। मेरे साथ साधु वेश में मुफतलाल होंगे और मेरे 4 विश्वासी चेले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद जोगी प्रपंचगिरी अंतर ध्यान हो गए। दूसरे ही दिन राजा राखड़ सिंह के राजमहल वाली सड़क पर जोगी प्रपंचगिरी चले जा रहे थे। उनके साथ साधु वेश में मुफतलाल और पीछे 4 तगड़े चेले थे। सहसा एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उनमें से 2-3 पुलिस अफसर कूदे। 15-20 सिपाही भी निकले और पलक मारते प्रपंचगिरी और उनके साथियों को घेर लिया।
एक अफसर ने बढ़कर प्रपंचगिरी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रपंचगिरी हंसते हुए बोले, हमारा यानी किसका? इस ढांचे का जिसे देह कहते हैं, उस आत्मा का जो इस देह में स्थित है, उसका तो कोई नाम नहीं। अफसर को क्रोध आ गया। उसने कहा, ठीक से नाम बताता है कि लगवाऊं कोड़े? प्रपंचगिरी ने उसी प्रकार हंसते हुए कहा, कोड़े ही लगवा ले। कोड़े देह को ही तो लगेंगे, तू आत्मा को कोड़े नहीं मार सकता। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दाहति पावकः। मुफतलाल प्रपंचगिरी के उस सौम्य अविचल रूप को देखकर मुग्ध हो गया। पुलिस ना होती तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ता। उसने किसी साधु को पुलिस के सामने इतना अविचल नहीं देखा था। उधर अफसर आधी रो उठा। उसने हुक्म दिया, बलभद्र लगाओ साले को 2-4 हाथ। यह सुनते ही प्रपंचगिरी बोल उठे, बताता हूँ, मेरा नाम जोगी प्रपंचगिरी है। कहाँ रहते हो? हमारा क्या ठिकाना? बच्चा रमता जोगी, बहता पानी, घूमते रहते हैं। अफसर ने फिर बलभद्र को पुकारा और प्रपंचगिरी ने तुरंत पता ठिकाना बता दिया। पुलिस वाले सब साधुओं को गाड़ी में बिठाकर कोतवाली ले गए। वहाँ एक फोटो निकालकर उससे प्रपंचगिरी के चेहरे का मिलान करके एक अफसर ने दूसरे से कहा, यह जालिम सिंह है। यह सुनकर प्रपंचगिरी का चेहरा फक हो गया। दूसरे अफसर ने कहा, जालिम सिंह दाढ़ी मूछ नहीं रखता था, इसकी दाढ़ी मूछ मुड़वा दें तो ठीक सिनक तो हो सकती है। एक नाई बुलाया गया। उसने प्रपंचगिरी का मुंडन किया, दाढ़ी मूछ साफ की। तब उन अफसरों ने फोटो से मिलान करके कहा, यह जालिम सिंह ही है। प्रपंचगिरी को हथकड़ी पड़ गई। मुफतलाल ने उनके कान में कहा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मुश्किल यह है कि दूसरे का राज है, अपना राज होता तो इन अफसरों को बर्खास्त करवा देता। प्रपंचगिरी ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें ये लोग पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। तुम सीधे आश्रम जाकर मेरे सहकारी स्वामी कपटानंद को खबर दे देना, यह सब ठीक कर लेगा। मैं 2-4 दिनों में तुमसे आकर मिलता हूँ। कुछ झिझकते हुए मुफतलाल ने कहा, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप पकड़े तो गए हैं। आपको गिरफ्तार करवाने पर 2000 रुपये के इनाम की घोषणा हुई थी। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यह कहकर कि मैंने आपको गिरफ्तार करवाया है, 2000 इनाम ले लूँ? प्रपंचगिरी ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं। तुम दाढ़ी मूछ निकाल कर फेंको और इन दोनों लोगों से कहो कि तुम ही मुझे फंसाकर यहाँ गिरफ्तार करवाने लाए थे, लेकिन एक शर्त है, आधा इनाम आश्रम को दान करना होगा। मुफतलाल ने दाढ़ी मूछ निकाल कर फेंक दी और सबसे बड़े अफसर के पास जाकर बयान दिया कि मैं ही जालिम सिंह को फंसाकर गिरफ्तार करने लाया था। उसका नाम पता यादें लिखकर उसे छोड़ दिया गया। वह प्रपंचगिरी के आश्रम पहुंचा और कपटानंद को सब समाचार बताकर अस्तभान के पास चला गया। होना बातचीत राजा से मुफतलाल की। अस्तभान ने आए भरकर कहा, मित्र, तरकीब एक के बाद एक असफल होती जा रही। किसने जाना था कि प्रपंचगिरी जैसे सिद्ध पुरुष भी पुलिस के चुंगल में फंस जाएंगे। यह मेरी किस्मत का ही दोष है जो उस महात्मा को कष्ट हो रहा है। मुफतलाल ने कहा, कुमार जोगी प्रपंचगिरी के कष्ट का ख्याल मत कीजिए, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। वे 20 बार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस में उनकी बड़ी इज्जत है, वे किसी तरह छूटकर आते ही होंगे। आपकी समस्या यह है कि राजा निर्मल सिंह से राजकुमारी का विवाह कैसे रोका जाए। सबसे पहले यह विवाह रुकवाना है। अस्तभान ने कहा, विवाह रुकवाने का तरीका तो यह होता है कि लड़की वाले कुंवर की कोई खराबी बता दी जाए, वह बिचक जाता है। पर यहाँ तो लड़की का बाप जो जानता है उससे अधिक बुराई क्या बताई जाए। वह जानता है कि निर्मल सिंह की लड़की मरघट पहुंच चुकी है, फिर भी वह विवाह करने को तैयार है। उसे कैसे रोका जा सकता है? मुफतलाल को एक तरकीब सूझी। वह बोला, कुमार, एक तरकीब है, थोड़ा छल करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि निर्मल सिंह के प्राण राजकुमारी नागफनी में अटके हैं। यदि कोई उनके पास जाए और कह दे कि मुझे राखड़ सिंह ने यह संदेश देकर भेजा है कि वे अपनी लड़की का ब्याह आपसे करने के लिए तैयार नहीं है, तो तुरंत निर्मल सिंह के प्राण उड़ जाएंगे, क्योंकि उनका कोई प्रयोजन संसार में रहने का ना बचेगा। अस्तभान को बात जची। उसने कहा, तरकीब तो ठीक है, पर संदेशा देने जाएगा कौन? जोगी प्रपंचगिरी तो हवालात में बंद है। हाय, वे यदि होते तो कितना अच्छा होता। इतना कहना था कि दरवाजा खुला और जोगी प्रपंचगिरी ने प्रवेश किया। बाल मुंडे होने के कारण अस्तभान उन्हें नहीं पहचान सका, पर मुफतलाल एकदम पहचान गया, क्योंकि उनका मुंडन उसके सामने ही हुआ था। वह उछलकर उनके चरणों पर लेट गया। बोला, महात्मन, इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन दुष्टों के फंदे से आप कैसे छूटे? प्रपंचगिरी ने शांति से कहा, सो जानकर क्या करोगे? बस साधु संतों के गुरु हैं, सबको नहीं गुरु हैं, बताए नहीं जाते। भक्त सच्चे हृदय से हमें याद करता है तो हम प्रकट हो जाते हैं। अब हाँ, आगे की कहो। मुफतलाल ने निर्मल सिंह का विवाह रोकने की योजना उन्हें समझाई और कहा, यह कार्य आपके सिवाय और कौन कर सकता? आप ही राजा निर्मल सिंह के पास जाए।
प्रपंच गिरी ने कहा, ठीक है, ऐसे नाजुक वक्त पर धर्मात्माओं के शब्द ही कारगर होते हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य से अस्त्र रखवाने के लिए स्वयं धर्मराज को झूठ बोलना पड़ा था। मैं जाता हूँ। इतना कहकर प्रपंच गिरी चले गए। इधर अस्तवान ने कहा, मित्र, इस तरह कब तक नागफनी की शादी टालते रहेंगे? दूसरों की शादी उछटाने से ही किसी की शादी कैसे हो सकती है? हमें अपनी शादी का प्रयत्न भी तो करना चाहिए। मुफतलाल ने कहा, प्रयत्न तो कर रहे हैं। यदि प्रपंच गिरी सफल हो जाते तो आज राजकुमारी इसी महल में होती। कुमार, फिर भी मुझे लगता है कि हम सीधा रास्ता छोड़कर चल रहे हैं। शायद शादी का सीधा रास्ता है पिता के मार्फत बात करना। इसका हमने प्रयत्न ही नहीं किया। अगर महाराज विवाह का प्रस्ताव भेजे तो शायद राखड़ सिंह स्वीकार कर ले। आप महाराज से कहिए ना। अस्तभान ने कहा, भला पिताजी के सामने मेरा मुंह कैसे खुलेगा? मैं उनका कितना आदर करता हूँ, तू जानता है। उससे विवाह की बात करते मुझे शर्म आएगी। मुफतलाल, तू मेरा मित्र है, तू ही उनसे बात क्यों नहीं कर लेता? मुफतलाल ने आनाकानी की। कुमार, मैं भी उनसे बहुत डरता हूँ। वे कभी प्यार से मेरी और देख लेते हैं तो मैं काँप जाता हूँ। उनके सामने मेरी नज़र ही नहीं उठती, क्या बात करूँगा? अस्तभान ने समझाया, मित्र, मेरे लिए इतना और कर, तू नीची नज़र करके ही बात कर लेना। मैंने तेरे लिए कितना किया है। डिप्टी कलेक्टर के लिए तेरा चुनाव मैंने ही करवाया। अभी तो तेरी नियुक्ति होनी है। मुफतलाल के सब ऐतराज इस मित्रतापूर्ण धमकी के सामने उड़ गए। उसने कहा, आप चाहते हैं तो जाऊँगा। दूसरे दिन मुफतलाल ने राजा साहब से भेंट करने के लिए समय मांगा। भेंट के लिए विषय बताए। कुंवर अस्तभान के जीवन की समस्या। राजा साहब ने उसे आधा घंटे का समय दिया। वह डरते डरते उनके कमरे में पहुंचा। राजा साहब आईना सामने रखे बैठे थे और मूँछों में से एक सफ़ेद बाल चिमटी से पकड़कर आंखें बंद करके उखाड़ रहे थे। मुफतलाल चुपचाप सामने खड़ा था। जब बाल उखड़ गए तब राजा साहब ने एक आंख खोलकर देखा और कहा, तू अस्तभान के जीवन की समस्या पर बात करने आया था? जी। अस्तभान ने बाअदब कहा। राजा साहब मूँछों में सफ़ेद बाल खोजते हुए, उसका बाप कौन है? मैं कि तू? जवाब दे। मैं कि तू? जी। आप? फिर तू कौन होता उसके जीवन की चिंता करने वाला? जी, मैं उनका मित्र हूँ। मित्र क्या होता है? मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा तो कोई मित्र नहीं हुआ। आंखें बंद करके उन्होंने झटके से एक बाल उखाड़ा। हाँ बोल, मित्र किसे कहते हैं? हम लोग बचपन के साथी हैं, साथ पढ़े हैं, पर एक साथ फैल तो नहीं हुए। वह फैल हो गया तू पास, यह मेरा दुर्भाग्य है। हाँ हूँ, दुर्भाग्य यानी मित्र वह जो बिगाड़े, उसे तूने ही बिगाड़ा है। शराब, जुआ, व्याभिचार सब तूने ही उसे सिखाया। मुफतलाल सकपका गया। उन बड़ी विनय से बोला, जी, मेरी क्या सामर्थ्य है जो इतने बड़े आदमी के लड़के को ये सब गुण सिखा सकूं? ये गुण तो उच्च कुल के आभूषण है। ये तो कुंवर के रक्त में ही विद्यमान थे, उन्होंने परंपरा से प्राप्त किए हैं। राजा साहब ने एक आंख खोलकर उसे देखा और मुस्कुराए। तू बातें करने में होशियार है। क्या बात करना चाहता है? कुंवर के बारे में बोल। जी, मेरा निवेदन है कि वे अब जवान हो गए। वह तो जन्म से ही जवान था। मेरा बेटा है, किसी कारकुन का थोड़े ही है। आपका कहना सत्य है, इसीलिए मेरी क्षुद्रमति के अनुसार उनका विवाह हो जाना चाहिए। तेरी क्षुद्रमति के अनुसार विवाह क्यों होगा? मेरी तीव्र बुद्धि के कारण क्यों नहीं होगा? जी हाँ, यही मेरा मतलब है। इसका क्या मतलब है? तेरी क्षुद्रमति और मेरी तीव्र बुद्धि बराबर है। मुफतलाल फिर सकपकाया। राजा साहब का ध्यान बाल उखाड़ने में लग गया है, इसलिए वह जवाब देने से बच गया। बाल उखड़कर उन्होंने उसे देखा और प्रसन्न हुए। बोले, विवाह होना है तो हो जाएगा। जल्दी हो जाना चाहिए। इसी वक्त हो सकता है। किससे? किसी लड़की से। राजा राखड़ सिंह की राजकुमारी नागफनी से होना चाहिए। क्यों? उससे से ही क्यों? राजा ने एक आंख खोलकर फिर देखा और मुफतलाल फिर सकपका गया। खांसकर हिम्मत जुटाई और बोला, उनसे राजकुमार का प्रेम है। राजा खिलखिलाकर हंसे। बोले, प्रेम किसे कहते हैं? वे एक दूसरे को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? एक बाल और उखाड़ा। इसलिए कि चाहते हैं कि मुफतलाल घबराकर बोला कि वे एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं। वे एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि प्रेम है। और अभी तक कैसे जी रहे थे? उन्हें उम्मीद थी कि उनका विवाह हो जाएगा। अच्छा तो हो जाएगा, पर कैसे? आप राजा राखड़ सिंह के पास विवाह का प्रस्ताव भेजे। राजा ने बाल उखाड़ना बंद किया और मुझे उमेटना शुरू कर दिया। चेहरा तमतमा उठा। गुस्से से बोले, तू अपनी अकली आग क्या जंगल में घास चरने के लिए भेज कर आया है? के लिए यहाँ आया है? मैं लड़के वाला हूँ। क्या मैं पहले प्रस्ताव करूँगा? मेरी 7वीं पीढ़ी में हमारे एक पूर्वज ने लड़के की शादी के लिए अपनी तरफ से बात चलाई थी, लेकिन पहले अपने हाथ से अपनी नाक कटवा कर रख ली थी। मुझे नाक नहीं खोना है। पहले राखड़ सिंह को प्रार्थना करनी चाहिए, मैं उस पर विचार करूँगा। मुफतलाल ने कहा, देर होने से कुंवर जी
कुंवर की जान जाने का डर है। राजा बोले, मर जाने दो, ऐसे लड़की का ना होना अच्छा है जो बाप से पहले शादी की बात करवाए। मुफ्तलाल वहाँ से भागने का मौका खोजने लगा। राजा ने कहा, राखड़ सिंह से कहो कि वह मेरे पास प्रार्थना पत्र भिजवाए, साथ ही यह भी खबर भिजवाए कि कितना रुपया देंगे। इतना कहकर राजा ने निजी सचिव को बुला और कहा, कुंवर पर कितना जितना खर्च हुआ उसका हिसाब तुमने रखा है, बताओ। सचिव ने एक बही उठाई और जोड़ लगाने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, जी हिसाब हो गए। जन्म से लेकर अब तक भोजन, निवास, कपड़े, शिक्षा, शौक और जेब खर्च मिलाकर लगभग 25 लाख होते हैं। राजा ने पूछा, जन्म से ही खर्च लगाया, प्रसव का खर्च क्यों छोड़ दिया? वह भी तो लड़की वाले में से लेना पड़ेगा, वह भी जोड़ो, 25 लाख से ऊपर होगा। मुफ्तलाल का जी बैठने लगा। वह आंखें फाड़े दीवार को देख रहा था। राजा ने कहा, सुन रहे मुफ्तलाल, जो आदमी इतना रुपया देगा उस लड़की से शादी होगी। लड़के पर जितना खर्च हो वह सब लड़के वाले को देना चाहिए। मुफ्तलाल डरते डरते कहा, मेरा निवेदन है कि प्रेम विवाह में रुपया नहीं लिया जाना चाहिए। राजा की भ्रुकुटी तन गई। बोले, क्या कहा? प्रेम विवाह? मैं सब समझता हूँ। प्रेम वगैरह की चालाकी है। जब किसी बाप को बिना पैसे दिए लड़की की शादी करनी होती तो वह प्रेम करा देता है। मेरे सामने चालाकी नहीं चलेगी। अस्तभान का अब तक का सारा खर्च देना होगा। आखिर मैंने लड़का इसीलिए तो पैदा किया है और पाला है कि उनकी लड़की को पति मिल सके। मैंने क्या उसे अपने लिए पाला है? अगर मैं उसे नहीं पालता तो लड़की को पति कैसे मिलता? तू समझता नहीं है कि लड़के पैदा करना व्यवसाय है, यह गृह उद्योग है। अभी तक मैंने इसमें पूंजी लगाई है। अब माल जब बाजार में आ गया तब मैं उसकी अच्छी कीमत नहीं लूँगा? जा भेज दे राखड़ सिंह को खबर। अगर इतना रुपया देता है तो मैं उसके घर की नौकरानी से भी कुंवर की शादी कर दूंगा। मुफ्तलाल जाने की तैयारी करने लगा। उसने एक नज़र राजा साहब पर डाली और प्रणाम करके मुड़ा। राजा ने कहा, उनसे कहना कि अगर वे 25 लाख नहीं दे सकते तो 20 लाख में भी मान जाऊंगा। अगर 20 लाख नहीं भी उन्हें भारी पड़े तो 15 लाख भी ले लूँगा। अगर 15 लाख की भी हैसियत नहीं हो तो मैं 10 लाख में भी मान जाऊंगा, मगर 10 लाख से एक कौड़ी कम नहीं लूँगा। समझ गया? अब जा। मुफ्तलाल चल दिया और राजा दर्पण के सामने रखकर मूछ में सफ़ेद बाल खोजने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। धन्यवाद। कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।